हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर वैसे तो आप बीपीएससी की तैयारी करते हो। हालांकि मैंने अभी कुछ दिनों से दृष्टि आईएएस की सीरीज़ आपके रिवीजन के लिए लाई है और आज से मैं आपकी, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, एनसीईआरटी सार के प्रश्न लेकर के आई हूँ। इसमें मैं सबसे पहले इकोलॉजी स्टार्ट कर रही हूँ। इकोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हम देखेंगे और इसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के 6 to 12 वाले ये सब हम इस चैनल पर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं वैश्विक तापन के प्रभाव को इंगित करती हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी दशाएं होंगी, यानी जब ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट होता है वो इनमें से कौन कौन सा है। हिम का पिघलना यानी बर्फ़ का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, अब बर्फ़ पिघला है तो सागर में जो है उसका लेवल बढ़ेगा ही, यानी कि लेवल में इंक्रीज होना, मौसम की दशाओं में परिवर्तन होना, या फिर जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का ह्रास होना यानी कम होना, यानी विभिन्न प्रजातियों का विलुप्त होना। तो इनमें से कौन सा सही है? जाहिर सी बात है ये सारे ही ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट हैं। उपयुक्त तो सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक यानी पॉल्यूटेंट, कौन सा प्रदूषक यानी ऐसे तत्व जो हम क्या करते हैं, प्रदूषण का कार्य करते हैं, दूषित करने का कार्य करते हैं, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में शामिल नहीं है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेड, ओजोन या फिर पारा। तो इसका राइट आंसर है पारा यानी मरकरी। जैव अपघटनीय प्रदूषक है पारा, वाहित मल, प्लास्टिक या एस्बेस्टस। तो इसका राइट आंसर है वाहित मल। जैव अपघटीय प्रदूषक यानी कि ऐसा प्रदूषक जो कि जिसका जैव अपघटन होता है, यानी जो अपघटित होता है, बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है, यानी कि वायु प्रदूषण के बारे में इससे पता चलता है। लाइकेन, फर्न, मनी प्लांट या अमरवेल। तो इसका राइट आंसर है लाइकेन। लाइकेन से हमें वायु प्रदूषण का पता चलता है। प्रकाश, रासायनिक धूम, कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन या फिर मीथेन। तो राइट आंसर नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट है, अच्छा, नाइट्रस ऑक्साइड क्या होती है? नाइट्रस ऑक्साइड का क्या काम है? इसको कौन सी गैस बोलते हैं? ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। लाफिंग गैस है या फिर क्राइंग गैस है, यानी इसको हंसने वाली गैस कहते हैं या रोने वाली गैस कहते हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। धुएं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशालक उत्तेज होता है? ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो यही इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर फ्लाई ऐश। तो इसमें से स्मॉग क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि स्मॉग क्या होता है? स्मॉग मतलब स्मोक और प्लस फॉग, यानी धुआं और कोहरा मिला करके क्या बन जाता है? स्मॉग। तो ये द्वितीयक हो गया, प्राइमरी नहीं हुआ ना, प्राइमरी तो ये प्राइमरी है और ये प्राइमरी मिल करके ये द्वितीयक पॉल्यूटेंट बना दिए हैं। नेक्स्ट है, अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत ही ज़्यादा जहरीली होती है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? पैन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या ओजोन। तो राइट आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसा कई बार न्यूज़ में सुना होगा ना कि लोग क्या करते हैं, अंगीठी ताप रहे होते हैं ठंड में और दरवाज़ा बंद करके सो गए, सुबह तक क्या होते हैं? मृत पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी कोयले से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड उनके रक्त में घुल जाता है, हीमोग्लोबिन में घुल जाता है और फिर उनकी क्या होती है? मौत हो जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
एरोसोल सूक्ष्म कण हैं, ये ठोस अथवा तरल दोनों अवस्था में है। पृथ्वी के एल्बिडो में कमी रहती है। फ्लाई ऐश का उत्सर्जन कोयला आधारित ताप विद्युत ग्रहों से होता है। तो इसमें कौन सा कथन निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन यानी कौन सा गलत है? तो केवल तीसरा गलत है, बाकी के कथन सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है? जस्ता, निकल, तांबा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये वायु प्रदूषक है, जल प्रदूषक नहीं है। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या रेडॉन गैस। तो इसका राइट आंसर रेडॉन गैस। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या हैं? सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस बेंजीन। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस बेंजीन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि यानी कि एसिड रेन जिसको कहते हैं, एसिड रेन के कारण है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड या ओजोन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इसी के कारण, इसी एसिड रेन के कारण ताजमहल का रंग भी कैसा हो गया है? पीलापन में आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड या ओजोन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन से देश अम्लीय वर्षा के कारण सर्वाधिक प्रभावित होते हैं? यानी एसिड रेन का इफेक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे, जर्मनी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताइए। 1 2, 1 3, 2 3 या 3 4। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 1 और 3 यानी कनाडा और नॉर्वे में सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा से प्रभाव पड़ता है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं, यानी कि पानी जो ज़मीन के अंदर जल होता है उसमें कौन से तत्व हैं जो उनको प्रदूषित करते हैं? तो ये आर्सेनिक है। ठीक है, बहुत ही डेंजरस आर्सेनिक, बहुत ही ज़्यादा जहरीला तत्व है। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? स्मॉग, अम्ल वर्षा, यूट्रोफिकेशन या फिर एस्बेस्टोसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? तो यूट्रोफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस या ऐसी क्रिया है जिसमें जो जलीय पौधे होते हैं, ठीक है, जैसे शैवाल वगैरह, इन सब पोषक तत्वों की क्या होती है? वृद्धि होती है, उसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रदूषक नहीं है। किसी जल क्षेत्र में बीओडी जैव ऑक्सीजन मांग की अधिकता निम्नलिखित में अधिकता संकेत देती है कि उसका जल। तो बीओडी का फुल फॉर्म क्या है? बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो पानी में जो मौजूद कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको तोड़ने के लिए जो बैक्टीरिया द्वारा जो भी खपत होती है, जो खपत की जाने वाली ऑक्सीजन होती है, ये उसकी मात्रा को दर्शाता है। तो खनिज प्राप्त कर रहा है, गैस प्राप्त कर रहा है, एट्रोफिक है या सीवेज से प्रदूषण हो रहा है। इसमें क्या बोला है कि किसी जल में बीओडी की अधिकता का संकेत है, यानी ज़्यादा खपत हो रही है, इसका मतलब उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा हैं, तभी तो ज़्यादा खपत हो रही है। तो सीवेज से प्रदूषण हो रहा है। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कौन सी? दामोदर। निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? ठीक है, पत्तों की सरसराहट, तो ये 20 डेसिबल होता है। अच्छा, दामोदर नदी के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, ये क्या है? ये झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में बहती है। कहाँ पे? झारखंड और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और ये नदी छोटा नागपुर पठार से निकल करके हुगली नदी में मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट, इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर किसका शोक है? बंगाल का शोक है। जैसे कोसी
बिहार का शोक है, वैसे दामोदर बंगाल का शोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग होता है? तो अभी हमने ऊपर देखा डेसिबल में ही नाप रहे थे, तो ध्वनि प्रदूषण किस में? डेसिबल में नापा जाएगा। ग्रीन मफलर क्या है, किससे संबंधित है? तो ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। तो देखिए ग्रीन मफलर से मतलब क्या है कि पेड़ पौधे जो बहुत ज़्यादा मतलब प्रदूषण वाले एरिया में कहीं पर या सड़क के किनारे बहुत सारे पेड़ों को लगाना, ठीक है, एक मफलर के रूप में, मतलब जैसे आप ठंड से बचने के लिए मफलर लगाते हो ना, वैसे प्रदूषण से बचने के लिए पेड़ों को लगाना, इसको ही ग्रीन मफलर कहते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण से भी संबंधित है, क्योंकि कहते हैं कि जो ध्वनि है वो पेड़ों से टकराकर, यानी पेड़ केवल आपको वायु प्रदूषण से नहीं बचाते हैं, केवल ऑक्सीजन ही नहीं देते हैं, बल्कि जो ध्वनियाँ होती हैं ना वो इनसे टकरा करके इनमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो इस प्रकार से पेड़ पौधे लगाने से ध्वनि प्रदूषण से भी बच सकते हैं। नेक्स्ट है, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं, ठीक है। तो देखो पेड़ पौधे यहाँ पे मतलब पेड़ पौधे केवल होते हैं तो वायु प्रदूषण लिखते हैं, लेकिन ये मफलर की बात क्या कर रहा है कि जो एक पूरे ग्रुपिंग में लगाए जाते हैं, तो ये ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए ही किए जाते हैं। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं किससे? पॉलीमर से, जिनको कि तोड़ना आसान नहीं होता। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस ट्रेजेडी का। तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि C2H3NO। अच्छा, भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? भोपाल जो गैस ट्रेजेडी हुई थी कब हुई थी? तो ये 2 दिसंबर 1984 को हुई थी। नेक्स्ट है, चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? तो ये भी नाभिकीय दुर्घटना है, ठीक है। नेक्स्ट, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है किसका? नाभिकीय ऊर्जा से क्या मिलता है? तो ये ऊष्मीय प्रदूषण का कारण है, ठीक है, यानी इससे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलती है, तो ऊष्मा प्रदूषण होता है। जैव उपचार यानी बायो रेमिडिएशन से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले यानी टॉक्सिक पदार्थों का निष्कासन। रोगाणुओं और पीड़कों पर जैविक नियंत्रण, शरीर में अंगों का प्रत्यारोपण या सूक्ष्म जीवों की सहायता से रोगों का निदान। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषैला धातु प्रदूषक है। स्वचालित वाहन यानी ऑटोमोबाइल की बात कर रहा है, निर्वातक का सबसे अविषैला धातु प्रदूषक कौन सा है? तो ये लेड है यानी Pb। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ प्रदूषक है, दूसरी तरफ उससे होने वाली बीमारियां। पारा मिनीमाटा, कैडमियम इटाई, नाइट्रेट आयन, ब्लूबेरी सिंड्रोम, फ्लोराइड आयन अपच। तो इसमें यही गलत है, मतलब कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसमें फ्लोराइड आयन से अपच नहीं होता है, बल्कि दांतों में और हड्डियों में बीमारी होती है। कौन सी? फ्लोरोसिस नाम की बीमारियां होती हैं, जिसमें दांत और हड्डियों पे क्या होते हैं? मतलब धब्बे हो जाते हैं और अनियमितता, यानी दांत पर धब्बे पड़ जाते हैं और हड्डियों में अनियमितता आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार क्या होता है? 7 माइक्रोन से अधिक, 6 माइक्रोन से अधिक, 5 माइक्रोन से अधिक या 5 माइक्रोन से कम। तो यही राइट आंसर है। यानी हवा में तैरते हुए जो श्वसनीय यानी श्वसन यानी जो सांस में जो हम सूक्ष्म कण लेते हैं, उनका आकार 5 माइक्रोन से कम होता है। इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो ये कूड़े कचरे को जलाने के लिए किया जाता है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो क्लोरीन से क्या करते हैं? पानी को साफ करते हैं, ठीक है। ब्लीच में भी क्लोरीन होता है ना, ब्लीच यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो उससे भी क्या ब्लीचिंग पाउडर का क्या फॉर्मूला है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो क्लोरीन से हम क्या करते हैं? कोई भी चीज़ साफ करने का काम करते हैं। पीने के पानी को शुद्ध भी हम क्लोरीन से करते हैं। नालियों में भी इसको डाला जाता है, इसको क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर को। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये 1974 में हुआ था। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 1985 में की गई थी। अब मिलान करना है, एक तरफ
बीमारी है, ठीक है, और दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड टर्म है। त्वचा कैंसर, ध्वनि प्रदूषण, वैश्विक तापमान और ओजोन छिद्र। तो देखो ओजोन छिद्र का संबंध किससे होना चाहिए? ओजोन छिद्र का संबंध क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होना चाहिए, ठीक है। त्वचा कैंसर का जो यूवी रेज होती हैं सूरज से निकलने वाली, उनसे ही त्वचा कैंसर होता है। ध्वनि प्रदूषण के लिए क्या करेंगे? डेसिबल में ही हम नापते हैं। और वैश्विक तापमान के लिए यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एल्बिडो के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो देखो एल्बिडो क्या है? किसी सतह पर आपतित सौर विकिरण, यानी कि कोई भी एक सरफेस है, कोई भी एक सतह है, उस पर कितना सौर विकिरण, ठीक है, उस पर आपतित सौर विकिरण यानी उस पर जितना भी सौर विकिरण आया है, सूरज से निकलने वाला विकिरण, तथा सतह द्वारा परिवर्तित सौर विकिरण का अनुपात होता है। उसके रेशियो में कितना वापस से चला गया, ठीक है। जैसे कोई भी एक सतह होती है ना, उस पर रोशनी आती है तो टकरा के वापस जाती है ना, कुछ एब्जॉर्ब होगी, कुछ चली जाएगी। इसी तरह से सूर्य से जो विकिरण आया है तो पृथ्वी की सतह से टकराया, और टकराने के बाद कितना चला गया, इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है? एल्बिडो कहलाता है। नेक्स्ट है इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यानी कौन सा इन्वायरमेंटलिस्ट है, कौन सा पर्यावरण प्रेमी है या पर्यावरण ज्ञानी है जिसको जल पुरुष के नाम से जानते हैं? तो ये राजेंद्र सिंह है। नेक्स्ट है भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का आरंभ कब हुआ था? 1976 में। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की संकल्पना का उद्भव किस देश में हुआ था? तो ये यूएसए में हुआ था। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के निम्नलिखित चरणों में से कौन सा सबसे विवादित है? स्क्रीनिंग, प्रयोजन, बेसलाइन अध्ययन या प्रभाव की भविष्यवाणी? तो प्रभाव की भविष्यवाणी है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के प्रमुख घटक कौन से हैं, ठीक है। तो वायु पर्यावरण, जैविक, जलीय या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर उपयुक्त सभी। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की अधिसूचना निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे किसी प्रस्तावित परियोजना अथवा क्रियाकलाप के पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। नेक्स्ट है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, तो देखो इको मार्क यानी अभी आप इकोलॉजी भी पढ़ ही रहे हो ना, यानी कि ये इकोलॉजी से रिलेटेड हो गया, ठीक है। इको मार्क यानी कि जो पर्यावरण से रिलेटेड हो, ठीक है, पर्यावरण के लिए हेल्दी हो। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया था एग मार्क, इको मार्क, ISI मार्क, वाटर मार्क। तो अभी आपने देखा ये क्या है? इको मार्क है, ठीक है। तो इसको भी देख लेंगे। एग मार्क यानी कि एग मार्क क्या होता है? एग्रीकल्चर मार्क है, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ों पर है। इको मार्क तो आपने देख लिया, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। वाटर मार्क क्या होता है? कोई भी आप कोई बुक देखते हो या किसी भी तरह का पेज होता है, आप किसी चैनल का मतलब किसी कोचिंग का अगर आप वीडियो देखते हो तो उसमें जो भी कंटेंट रहता है पीछे में हल्का सा उस कोचिंग का नाम या जो लिखा रहता है उसी को क्या कहते हैं? वाटर मार्क कहते हैं। और ISI मार्क क्या होता है? तो ये BIS द्वारा यानी भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा एक प्रमाणीकरण चिन्ह है, ठीक है। यानी कि ISI का मतलब क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। तो ये भारत में उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा के मानकों को दर्शाता है, ठीक है। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक हैं संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए या उपयुक्त सभी के लिए, ठीक है। तो उपयुक्त सभी के लिए, क्योंकि जितना नगरीकरण होगा, औद्योगिकरण होगा, पेड़ पौधे उतने कटेंगे, उतना प्रदूषण होगा, तो इसीलिए वो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी के लिए। हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? WM एडम्स। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किस देश द्वारा प्रारंभ किया था? ये ऑस्ट्रेलिया ने किया था। ग्रीन वॉश इंगित करता है क्या? पर्यावरण संरक्षण का एक झूठा वादा करना। पारिस्थितिकीय पदछाप के यानी फुटप्रिंट के माप की इकाई क्या है?
तो ये भूमंडलीय हेक्टेयर है। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण, सांस्कृतिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक समर्थन सेवा है? तो ये पोषण, चक्रण और फसल परागण है। परागण। नीले कार्बन के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करिए। तो ये समुद्री घास एवं अंतर्ज्वारीय दलदलों में जमा होने वाली कार्बन को क्या कहते हैं? ब्लू कार्बन कहते हैं। कहाँ पर? अंतर्ज्वारीय दलदलों में जमा होने वाली कार्बन या समुद्री घास में जमा होने वाली कार्बन को। पृथ्वी द्वारा कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता क्या कहलाती है? ये कार्बन स्पेस कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ग्रीन हाउस गैसों की वो मात्रा जो किसी व्यक्ति, समुदाय, संस्था एवं संगठन द्वारा वायुमंडल में निर्मुख होती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है ब्लू कार्बन, ग्रीन कार्बन, कार्बन फुटप्रिंट या कार्बन स्पेस। कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन ट्रेडिंग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यूएनईपी द्वारा इसकी संकल्पना प्रस्तुत की गई। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करना था। कार्बन क्रेडिट की खरीद एवं बिक्री की कार्बन ट्रेडिंग है। ये एक शुल्क है जो हरित गृह गैस यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर लगाया जाता है। यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल प्रोग्राम। तो इसमें से कथन कौन कौन सा? केवल 1, 2 और 3 सही है, यानी चौथा गलत है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? उसको पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। भारत में हरित भवन का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं किया जाता? तो ये BIS के द्वारा नहीं किया जाता। अभी हमने देखा BIS क्या है, तो ये एक स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम है। ठीक है। ISI यानी ISI एक भारतीय मानक है जो कि BIS के द्वारा किया जाता है। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किस सम्मेलन द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ये क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा। हरित अर्थव्यवस्था में हरित GDP का फॉर्मूला तैयार करने वाला पहला देश है, तो ये चीन है। सर्वप्रथम वर्ष 2007 में अर्थ आवर को किस देश द्वारा शुरू किया गया था? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। तो अर्थ आवर क्या होता है कि मतलब ये एक तरह का पूरे वर्ल्ड में किया जाने वाला एक आंदोलन है जो कि हर साल मार्च के लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है। इसमें लोग क्या करते हैं, अपने अपने घरों की लाइटें 1 घंटे के लिए बंद कर देते हैं। ठीक है। हरित सूचकांक निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये विश्व बैंक द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आपको बहुत ही अच्छी सीरीज़, बहुत अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को अगर आप पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर कुछ कमी नज़र आ रही है तो कमेंट सेक्शन में सजेशन भी दे दीजिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।